हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्यम क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पार्ट 2 के बारे में। इस क्लास में भी मैंने 30 प्रश्नों को समाहित किया है जो आगामी सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक नवजात शरीर पहले लगभग 2 महीनों में अपने सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है, उसके बाद अन्य अंगों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। मनुष्य में इस प्रकार के विकास को कहते हैं। तो इस प्रकार के विकास को क्या कहते हैं? आइए ऑप्शंस को देखते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा शीर्षाभिमुख। तो एक जो नवजात बालक होता है उसका जो विकास होता है वो सिर से पांव की तरफ होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में थ्योरी ऑफ माइंड विकास क्या है? आइए ऑप्शंस को देखते हैं। पहला है, यह मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है। दूसरा है, वंशानुगत और पर्यावरणीय प्रभाव विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ए है केवल एक, बी है केवल एक, माफ कीजिएगा, ए है केवल दो, बी है केवल एक, सी है ना ही एक और ना ही दो, डी है एक तथा दोनों। तो ये सही होगा, डी सही होगा, क्योंकि कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में थ्योरी ऑफ माइंड विकास क्या है? यह मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है, ये भी सही होगा। और वंशानुगत और पर्यावरणीय प्रभाव विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं, दोनों सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बच्चे किस उम्र में उछल कूद करने और दौड़ने में सक्षम होते हैं? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। 2 से 6 साल की उम्र में बच्चे जो होते हैं वो उछल कूद करने और दौड़ करने में सक्षम हो जाते हैं। 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है वो इधर उधर रेंगता है और अपने पैर के बल चलने की कोशिश करता है। 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वे इस उम्र में बहुत कुछ सीख जाते हैं। और जो 12 से 18 वर्ष की जो आयु होता है इसे आप किशोरावस्था की आयु मान सकते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेशीय कौशल का वर्णन करता है? तो पहला है, स्थूल पेशीय कौशल में मांसपेशियों द्वारा की जाने वाली बड़ी गतिविधियां जैसे दौड़ना और कूदना शामिल है, तो ये सही होगा। दूसरा है, सूक्ष्म पेशीय कौशल में मांसपेशियों द्वारा की जाने वाली छोटी गतिविधियां और आंखों का हाथ के साथ समन्वय शामिल होता है, जैसे चित्र बनाना। तो हमारे दोनों ऑप्शन सही है, तो इस हिसाब से हमारा डी सही होगा, 1 तथा 2 दोनों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 7 वर्षीय शिक्षार्थी के विकास की विशेषताओं के रूप में माना जा सकता है? तो हमारा सही जवाब होगा संरक्षित करने की क्षमता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठवां क्वेश्चन है, एक बच्चा जो शारीरिक रूप से कमजोर है या आंतरिक रूप से विकृत है उससे सामान्य शारीरिक वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसके लिए उत्तरदायी कारक है। तो हमारे दो ऑप्शंस नीचे वाले देख लेते हैं। डी है हमारा सामाजिक प्रकृति, ये तो होगा नहीं। सी भावात्मक कारक, ये दोनों तो होंगे नहीं। बच के ए और बी, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो ए है जैविक कारक, बी है आनुवंशिक कारक। तो आपका सही जवाब होगा जैविक कारक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला है, एक शिक्षक को अपने दृष्टिकोण में लोकतांत्रिक होना चाहिए, तो ये तो सही है। दूसरा है, स्थानीय समुदाय से संबंध रखने वाले बच्चों को परिवार से बाहर अनुभव प्रदान किया जाना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा है, स्वतंत्रता को व्यक्त करने के
अपरिपक्व अपर्याप्त प्राप्त रूपों को आत्मनिर्भरता के लिए नहीं माना जाना चाहिए। तो ये जो तीसरा जो होगा ये आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि पूछा जा रहा नहीं, नहीं आपसे पूछा जा रहा है। तो इस हिसाब से आपको हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा, केवल तीन। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, यौवन अवस्था की अवधि क्या है? तो यौवन अवस्था को ही किशोरावस्था भी कहते हैं, और किशोरावस्था की जो अवधि होती है वो आपकी होती है 13 से 19 वर्ष। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9वां क्वेश्चन है, बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक कौन से हैं? तो पहला है भावनात्मक कारक, ये भी बच्चे की वृद्धि विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरा है बुद्धि, ये भी प्रभावित करते हैं। तीसरा है अनुवांशिकता कारक, ये भी करते हैं। और चौथा है जैविक और शारीरिक कारक। तो चार ही ऑप्शन होंगे। तो ये चारों होंगे जो बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा हमारा 10वां क्वेश्चन है, शारीरिक विकास में डॉट डॉट का विकास शामिल है। तो शारीरिक विकास में किसका विकास शामिल होता है? तो शारीरिक विकास जो होता है उसमें आंतरिक और साथ ही बाहरी अंगों का विकास भी शामिल होता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, विद्यालयों को समाजीकरण का केंद्र माना जाता है क्योंकि वह बच्चों की डॉट 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 में मदद करते हैं। तो विद्यालय जो होते हैं समाजीकरण का केंद्र माना जाता है, और ये पूछा जा रहा है बच्चों की किसमें मदद करते हैं। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए है नागरिकों के रूप में विकसित करने, बी है मूल्य और परंपराओं को प्राप्त करने, सी है समाज में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करने, समाज को समझने के लिए ज्ञान प्राप्त करने। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मूल्यों और परंपराओं को प्राप्त करने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक पुस्तकालय समाजीकरण का डॉट 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 साधन है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय समाजीकरण का साधन किसका साधन होता है? तो ये होता है निष्क्रिय साधन। निष्क्रिय साधन वे साधन होते हैं जहां हम सार्वजनिक जगहों पर सीखते हैं कि हमें कैसे व्यवहार करना होता है। तो ये होगा निष्क्रिय। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, संस्कृति प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो संस्कृति प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? तो उसे कहते हैं समाजीकरण। संस्कृति प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए मित्रता का लाभ है? तो पहला ऑप्शन है, बच्चे मित्रों के साथ ही स्कूल का ज्यादा आनंद लेते हैं, ये भी सही है। बी, मित्रता मदद और आत्म सत्यापन का एक स्रोत है। सी, केवल ए। डी, ए और बी दोनों। तो चूंकि दोनों सही है ए और बी, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, कारण ए दिया गया है कि समाजीकरण को जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों, मूल्यों और प्रतीकों को सीखता है। तो तर्क क्या दिया जा रहा है? तर्क आर जो है दिया गया है कि समाज में भागीदारी चाहे औपचारिक रूप से हो या अनौपचारिक रूप से हो, सामाजिक मानदंडों को प्राप्त करने में मदद करती है। तो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन है, बच्चे का समाजीकरण निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सबसे अच्छा प्रभावित होता है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहार के सामाजिक रूप से स्वीकार्य रूपों में छोटे बच्चों को प्रेरित करना। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, समाजीकरण सामाजिक व वातावरण को अपनाने की एक प्रक्रिया है जिसमें डॉट डॉट करना शामिल है। तो समाजीकरण सामाजिक व वातावरण को अपनाने की प्रक्रिया है जिसमें
समायोजन, जो समायोजन होता है वो आपका शामिल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन, यदि बालक का समाजीकरण न हो तो वह किस प्रकार का बनेगा? तो हमारा पहला ऑप्शन है पशुवत, बी है गैर सामाजिक, सी है असामाजिक, डी है पूर्ण सामाजिक। तो आपका डी तो होगा नहीं, पूर्ण सामाजिक। असामाजिक, पशुवत और गैर सामाजिक, इन्हीं तीनों में से कोई होगा। तो हमारा सही जवाब है असामाजिक। क्या होगा? असामाजिक। यदि बालक समाज में न हो तो किस तरह का होगा? असामाजिक होगा। हमारा 19वां क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से डॉट 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 के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो जो मनोवैज्ञानिक पियाजे जी थे वो किसके लिए जाने जाते हैं, किसके अध्ययन के लिए? तो जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए। इस तरह से ऑप्शन सी आपका सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 20 है, अधिसंज्ञान किस अवस्था से संबंधित है? अधिसंज्ञान जो होता है वो किस अवस्था से संबंधित है? तो ये होता है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अधिसंज्ञान जो होता है अमूर्त संख्यात्मक अवस्था से संबंधित है। बढ़ते अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार शिशु का पर्यावरण के साथ प्रारंभिक संबंध डॉट डॉट होता है। ऑप्शन ए दिया है प्राथमिक, ऑप्शन बी दिया है सरल प्रतिवर्तों के माध्यम से, ऑप्शन सी है केवल ए, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो चूंकि ए और बी दोनों होंगे इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों। तो पियाजे के सिद्धांत के द्वारा शिशु का जो पर्यावरण के साथ प्रारंभिक संबंध होता है वो प्राथमिक और सरल प्रतिवर्तों के माध्यम दोनों के साथ होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है। हमारा 22वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से प्रतिरोधकता का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है अदृश्य प्रतिरूपता, शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जिन्हें बच्चा नहीं देख सकता, जैसे कि मुंह। ऑप्शन बी है दृश्यमान प्रतिरूपता, शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जिन्हें बच्चा देख सकता है, जैसे पैर और हाथ। तो इसमें आपके दोनों सही होंगे, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। क्योंकि अदृश्य प्रतिरूपता का अर्थ होता है कि शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जिन्हें बच्चा नहीं देख सकता, जैसे कि मुंह। और दृश्य प्रतिमान प्रतिरूपता का मतलब है कि शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जिन्हें बच्चा देख सकता है, जैसे पैर और हाथ। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी जो है ए और बी दोनों जो होंगे चूंकि सही है तो इसलिए ए और बी दोनों सही होंगे। हमारा 23वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए? तो शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? छात्रों को सीखने में सहायता करना, बी है छात्रों के व्यवहार में बदलाव करना, छात्रों को उनके वातावरण के साथ समायोजित करना, छात्रों के दृष्टिकोण में बदलाव लाना। तो हमारा सही जवाब होगा छात्रों को सीखने में सहायता करना। तो पियाजे जी के अनुसार जो है शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए छात्रों को सीखने में सहायता करना। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24वां क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान बच्चे द्वारा प्रतीकात्मक तर्क जैसे अभिप्रेतार्थ, यदि डॉट 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 तब, वियोजन, दोनों में से एक या दोनों के प्रस्तावक संयोजन प्राप्त किए जाते हैं? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वां क्वेश्चन है, विकास की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए जो है वो दिया है पियाजे शैशवावस्था की गुदा और फालिक अवस्थाओं और प्रारंभिक बाल्यावस्था की इडिपस अवस्था का वर्णन करते हैं। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि पियाजे जी ने तो संज्ञानात्मक विकास की बात करी है। ऑप्शन बी देखते हैं, वाइगोत्स्की ने शैशवावस्था अवधि के रूप में संबद्धता और मध्य बाल्यावस्था के रूप में अधिगम जैसी अवस्थाओं की श्रृंखला अभिलक्षित की है। तो ये आपका जो है ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से आपका जो है केवल बी सही होगा, केवल बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26वां क्वेश्चन है। हमारा 26वां जो क्वेश्चन है,
पियाजे के अनुसार स्कीमा में परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो पियाजे जी के अनुसार स्कीमा में जो परिवर्तन स्कीमा में जो परिवर्तन होता है वो होता है समायोजन के कारण। किसके कारण होता है? समायोजन के कारण। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, पियाजे के अनुसार वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता बच्चे के विकास को किस अवस्था में विकसित करते हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा, मूर्त संक्रियात्मक। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोहलबर्ग का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कोहलबर्ग के जी का जो सिद्धांत है वो शिक्षा से संबंधित है, यानी कि शैक्षिक शिक्षा संबंधित है, तो ये शैक्षिक होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के चरण में व्यक्ति को लगता है कि सामाजिक व्यवस्थाओं तक सीमित रहना महत्वपूर्ण है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति को लगता है कि सामाजिक व्यवस्थाओं तक सीमित रहना महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन सी सही होगा, पारंपरिक नैतिकता के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्तर के अंतर्गत व्यक्तिगत सिद्धांतों और विवेक की नैतिकता का चरण आता है। हमारा सही जवाब है पारंपरिक नैतिकता। तो ये थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्लास, जो आगामी सेटेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी जो भी वीडियो है उससे संबंधित आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CGP के पार्ट 3 में ऐसे ही कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।